जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत-बहुत मुबारक हो और दुआ करता हूँ कि आपका ये साल आपके लिए खुशियाँ लाए और जो-जो चीज़ें आपने सोची हैं बिल्कुल वैसी हों, ना भी हों तो वैसे बनाने की कोशिश करें। बाकी जो लोग बीमार हैं, वो जल्द सेहतयाब हों और उम्मीद कर सकते हैं कि हमने पिछले साल से जो गुज़र गया 2022 उसमें जो कुछ भी खोया या पाया उससे क्या सीखा हमने और वो चीज़ हम 2023 में दोबारा रिपीट ना होने दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछले साल क्या कुछ खो दिया। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हमने उससे क्या कुछ सीखा, क्या सबक सीखा और हम उसको दोबारा अपने आने वाली ज़िंदगी और आने वाले कुछ अरसे के लिए रिपीट ना करें और अपनी आगे की जो हमारी लाइफ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। कुछ अरसे के लिए क्या मुकम्मल तौर पे हम उसको रिपीट करने की कोशिश ना करें और ना ही वैसा हो। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं डीएम में। हालाँकि मैं खुद कुछ बिज़ी होता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी और साथ-साथ क्रिप्टो भी चल रहा होता है मेरा। लेकिन वो ये पूछ रहे थे कि फलाने ने बोला है कि बीटीसी वहाँ जा रहा है, फलाने ने बोला है बीटीसी वहाँ जा रहा है और ये प्रेडिक्शन है 2023 की। वैसे तो मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता क्योंकि एज़ ए ट्रेडर मार्केट जहाँ भी जाए हमें ट्रेड करना है और उसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। और बहुत कम ही प्रेडिक्शंस करता हूँ जिसमें मोस्टली सही हुई हैं क्योंकि मेरे जितने भी छोटी सी कम्युनिटी है, फॉलोअर्स है, वो फिर उस हिसाब से उसको मान लेते हैं और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी कोई प्रिडिक्शन गलत हो उसकी बेस पे किसी का नुकसान हो, तो इसलिए प्रिडिक्शन से अवॉइड ही करते हैं। हमेशा अपना एक इनवैलिडेशन पॉइंट भी रखते हैं कि यार ये अगर यहाँ पे गलत हो गया तो हमारे पास ये एक दूसरा प्लान है जिससे हमें लॉस नहीं होगा या मिनिमम लॉस के अंदर हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट पे कभी भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसकी रीज़न यही है कि ये कभी भी 100% ट्रू नहीं होता। जो भी आप एनालिसिस करें, उसकी जो मर्ज़ी फॉर्म्स हों, जिस तरह की मर्ज़ी फॉर्म्स हों, एनालिसिस की कभी भी प्रिडिक्शंस आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन जो इस टाइम रियलिटीज़ है, जो फैक्ट्स हैं, जो इस टाइम दुनिया में हो रहा है, उसके ऊपर एक छोटी-सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं और एक खाका सा बनाते हैं कि 2023 में मुझे क्या लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको बात समझ आती है कि वाक़ई ही मैं ठीक कह रहा हूँ या ऐसा पॉसिबल है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर अपनी राय का आगाज़ कर सकते हैं। तो चलते सबसे पहले हम इस टाइम जो सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जिसको सबने नज़रअंदाज किया है वो है रिसेशन। रिसेशन जो है वो हमारे सर पे खड़ा है और यूएस अथॉरिटीज़ जो है वो तो बार-बार डिनाई कर रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ठीक जा रहे हैं। कोई भी मईशत होती है, कोई भी मुल्क होता है, वो अपने लोगों से ये बात आखिरी हद तक छुपा के रखता है कि नहीं हमारी हम बेहतर करेंगे क्योंकि आगे उनका कुछ इलेक्शन और वोटर्स के पास जाने के लिए भी ए, उनको फेस सेविंग चाहिए होती है और कुछ ये भी नहीं शो कराना होता कि वाकई हम नाकाम हो गए और हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक जो होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को छुपाए रखते हैं आखिरी दम तक जब तक कि रिसेशन डिक्लेयर ना हो जाए। लेकिन इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा रिसेशन वर्ल्ड वाइड है। यूरोप के अंदर भी क्राइसिस है, अमेरिका के अंदर भी क्राइसिस है। तो यहाँ पे गार्डियन की रिपोर्ट है जिसे मैं कोट कर रहा हूँ। उसके अंदर आईएमएफ के हेड ने वार्न किया है कि थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू बी हिट रिसेशन इन 2023। एक तिहाई की दुनिया की एक तिहाई इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरी ही इस टाइम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुकी है बहुत सारे ममालिक। लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा है कि ये एक तिहाई नहीं होगी, ज़्यादा मेजॉरिटी होगी। इससे एक तिहाई से फिगर हमारा ज़्यादा होगा जो 2023 में रिसेशन के चांसेस हैं। तो अगर रिसेशन आता है तो ये हमारी क्रिप्टो मार्केट को लाजमी इफेक्ट करेगा और ये अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जो हमारा लास्ट रिसेशन था और उसका और इसका कितना कंपैरिजन होगा, इसके बारे में अभी थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात या 2007 और 2009 का जो रिसेशन था उसमें रिकवरी हमारी बहुत मुश्किल हुई थी। उसके बाद हमने अच्छा जो अप ट्रेंड और एक अच्छा साइकिल था या रिकवरी का जो फेज था हमारा उस रिसेशन से निकलने का,
मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। क्या इस दफ़ा भी वैसा होगा? और अगर रिसेशन डिक्लेयर हो जाता है और 2023 में रिसेशन आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है बिटकॉइन 10K से भी नीचे चला जाएगा। अगर रिसेशन डिक्लेयर नहीं होता तो बिटकॉइन 10K से नीचे नहीं जाएगा। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि 10K एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है बिटकॉइन की, और वहाँ से नीचे उसको टूटना ये रिसेशन ही एक सबब बन सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मुझे नहीं लग रही कि जो इसका सबब बन सकती है। इसके बाद कुछ बिग इवेंट्स हैं जो हमारे सर के ऊपर खड़े हैं 2023 के अंदर, हमने वो भी देखने हैं। उसके अंदर मेन जो है वो जेनेसिस का है कि ये भी कोलैप्स होने वाली है, बिल्कुल FTX की तरह। तो ये भी एक बहुत बड़ी फर्म है, इसका इफेक्ट भी हमारे बिटकॉइन के ऊपर ज़रूर होगा। और उसके बाद FTX की तरह एक और एक्सचेंज भी 2023 के अंदर मुमकिन है कोलैप्स कर जाए, जिस तरह से FTX ने किया है। अब वो कौन सी एक्सचेंज हो सकती है, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से भी अगर थोड़ी देर हमारी मार्केट नीचे की तरफ रहती है, यानी कि हमारे मेजर लेवल से नीचे ही रहती है, तो हो सकता है कि जब पैनिक फैले, लोगों में ट्रस्ट का इशू हो, विड्रॉल बंद हो, तो कोई ना कोई एक्सचेंज है जिसका केस चल रहा है, उनमें से एक वो भी कोलैप्स हो सकती है। इसके बाद एक और भी चांस है कि जो हमारे स्टेबल कॉइन हैं जैसे कि USDT और USDC, उनमें से कोई एक कॉइन भी कोलैप्स हो सकता है। ये भी अभी तक कुछ बातें हैं। USDT मेरे हिसाब से तो अभी तक स्टेबल है, उसके चांसेस ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन स्टेबल कॉइन्स हैं और क्रिप्टो मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये रूमर्स भी 2023 में बहुत ज़्यादा है कि कोई एक स्टेबल कॉइन ख़त्म हो जाएगा या गिर जाएगा या अपनी वैल्यू खो देगा, जिसकी वजह से क्रैश आएगा और मार्केट पे इफेक्ट होगा। मजीद फंडामेंटल्स की बात की जाए तो उसमें फिर हमारी वॉर है, रशिया यूक्रेन की वॉर है, जो 2023 में भी एक मसले के तौर पे खड़ी है, और हमारा जो मेजर बियर मार्केट आने के सबब थी वो भी 4 दिसंबर को रशिया इन्वेड्स यूक्रेन की। यही वो न्यूज़ थी जिसकी वजह से 4 दिसंबर को BTC का क्रैश आया था और हम 40,000 42,000 पे आ गए थे। इस वक्त यहाँ इस वक्त की भी मेरी वीडियोस पड़ी होंगी, अगर आप पिछली वीडियो सर्च करें, जहाँ पे मैंने बोला था कि अब हमारा सफ़र 69 से ही ख़त्म हो गया था, जब लोग 72 की बात कर रहे थे। यहाँ से आप लोगों को पहले से आगाह किया था कि अब ये जो भी है, अब आपने शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है मैक्सिमम, क्योंकि अब हमारा नीचे का सफ़र स्टार्ट हो गया। और ये 4 दिसंबर पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को हंसी में उड़ाया था कि नहीं, ये एक रिट्रेसमेंट है, हेल्थी रिट्रेसमेंट है, और इसके बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जब वर्ल्ड के अंदर मेजर इवेंट्स हो रहे हों उनका इफेक्ट एक जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके ऊपर ना पड़े, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट से और बाकी मार्केट्स के साथ। तो जब बाहर फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या बाहर कोई बड़ा मेजर इवेंट होता है वर्ल्ड वाइड जिसका इफेक्ट होता है, उसका लाजमी तौर पे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये रशिया यूक्रेन की जो वार है, ये भी 2023 के अंदर मजीद गंभीर हो रही है, क्योंकि इसका अभी तक जब एक जंग स्टार्ट होती है तो जंग स्टार्ट करने वाले ममालिक को पता तो होता है कि हम एक जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये ख़त्म कब होगी और लास्ट गोली कौन चलाएगा। या ये एक मिसाल बनी हुई है कि लास्ट गोली किसकी होगी, ये किसी को नहीं पता होता कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी। चूँकि अब सर्दियाँ भी हैं और रशिया हमेशा से सर्दियों के अंदर लड़ने का माहिर रहा है, चाहे उसने नेपोलियन को हराना हो या फ्रांस में जिस तरीके से उनकी लड़ाई हुई थी, वो भी हमारे सामने ही है। तो ये एक मेजर इवेंट है, इसके ऊपर भी हमें नज़र रखना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा आ जाता है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस जो है वो यूरोप के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी बढ़ रहा है, जिसकी मेन रीज़न यही रशिया यूक्रेन की वॉर है। इस वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है, ऑयल का मसला हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट मुतासिर हो सकती हैं। तो हमें एक इस न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। ये भी हमारा एक सबब बनेगा मार्केट को गिराने का। और यहाँ पे मैं CNN बिजनेस को कोट कर रहा हूँ कि यूरोप विल स्टिल बी फाइटिंग एन एनर्जी क्राइसिस इन 2023। एनर्जी क्राइसिस यानी कि मेजर जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं उनकी यही प्रोडिक्शंस हैं कि 2023 में भी हमें एनर्जी क्राइसिस होंगे, और उसके लिए हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि किसी तरीके से रशिया और यूक्रेन का मसला जल्द से जल्द हल हो, उसके बाद इन्फ्लेशन ख़त्म हो, इंटरेस्ट रेट्स वापस हों, डिक्रीज़ किए जाए, कुछ रिलीफ मिले आवाम को, तमाम ममालिक
अपनी आवाम को इन चीज़ों से निकाल सकें, जिसके बाद थोड़ा सा ग्रीन मार्केट हो और हम बेहतरी की तरफ जा सकें। जी दोस्तों, अब कुछ टेक्निकल लेवल्स की बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2023 में हम बॉटम बना लेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि 2023 में बिटकॉइन बॉटम बना लेगा अपना। और उसके लिए हमें किन लेवल्स को देखना है और एटीएच के लिए हमें किन लेवल्स को देखना है, यानी कि कोई भी प्रिडिक्शन आपकी नज़र से अगर गुजरे ट्विटर पे या कहीं पे भी, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं और किन चीज़ों के बाद हम एटीएच की तरफ या न्यू बॉटम की तरफ, न्यू लो की तरफ जा सकते हैं। तो उनके लिए आपको ईयरली कैंडल पे आना है। हमारी जो ईयरली कैंडल क्लोजिंग हुई है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, बहुत खतरनाक किस्म की हुई है, लेकिन इसको फिक्स करेंगे, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप भी आ चुका है। तो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, यानी कि मजीद ऊपर लेके जाने के लिए, हमें दो चीज़ों को जहन में रखना है कि एक, जो हमारे पिछले साल की कैंडल क्लोज हुई है यानी 2022 की, इसकी बॉडी से ऊपर हमने ट्रेड करना है, जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है इससे ऊपर, जो कि 16,528 बन रही है। दूसरा, अगर ये हम लूज भी कर जाते हैं, ये हम खो भी देते हैं, तो इसकी जो हमारी पिछले साल की ईयरली क्लोजिंग है 15,480। फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, मैंने बिट स्टैम्प खोला हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए। तो इन दो लेवल्स को आपने जहन में रखना है कि अगर हम ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाते हैं या थोड़ा सा हमें मार्केट ग्रीन इस साल मिलती है, तो हमें ये दो लेवल्स लूज नहीं करने। अगर ये दो लेवल लूज करते हैं तो न्यू लो के लिए 12K या 10K जा सकते हैं। तो इन 12K या 10K जाने के लिए इन दोनों को ब्रेक करना ज़रूरी है। जब तक ये दो इससे ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, इनको होल्ड करें, तब तक हमारे पास चांस है कि हम फेयर वैल्यू गैप को फिल कर सकते हैं। और फेयर वैल्यू गैप को फिल करते वक्त एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि जो हमारी इस साल की ये पिछले साल की 2021 की ईयरली लो है और जो उसकी बॉडी क्लोजिंग है, यहाँ पे हमने सपोर्ट बनानी है, यानी कि 27,734 से 28,999, 29,000 ही समझ लें, इस एरिया को हमने सपोर्ट बनाना है। हमें प्राइस को यहाँ पे स्टे करवाना है, जिसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 46,230 होगा। यानी कि अगर हमें ऊपर जाना है तो पहले इसको क्लेम करना है, और इसको अगर हमने क्लेम कर लिया, 46,230 एक ऐसा लेवल है जहां पे मेरे हिसाब से मार्केट फंस जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि इसको ब्रेक करेंगे तो एटीएच होगा, और यहाँ पे ट्रेडर्स भी ट्रैप होंगे, फंसेंगे भी सही। और अगर हम इसको क्लेम कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो हम न्यू एटीएच की तरफ जाएंगे। अगर इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो ये एक बहुत अच्छी हमारी स्विंग शॉट बनेगी। तो इन लेवल्स को आप जहन में रखें कि हमें नीचे जाने के लिए इन दो लेवल्स को ब्रेक करना है, ऊपर जाने के लिए हमें इन दो लेवल्स को ब्रेक करना है, इसको सपोर्ट बनाना है। तो जब तक ये सपोर्ट हमारे पास है तो हमें यहाँ पे ट्रेड बिटकॉइन इसी एरिया के अंदर, इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ मिल सकता है इस साल। चूंकि ये ईयरली के ऊपर बात हो रही है तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज और कल के अंदर ये प्ले आउट हो जाएगा। मैं इस साल की बात करूं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो अभी तक हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी बेस पे हम कह सकें कि कोई स्पॉट बाइंग के अंदर अच्छा इजाफा हुआ है। इस लो बनाने के बाद जो हमारी ईयरली लो थी, उसके बाद स्पॉट सेलिंग के अंदर मुसलसल हमें सेलिंग प्रेशर ही नजर आया। फ्यूचर लीड कर रहा है मार्केट को, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। हमारी ये स्पॉट सेलिंग यहाँ पे आके अभी न्यू ईयर पे थोड़ी सी रुक गई है, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी होती हैं और ट्रेडर्स भी न्यू ईयर, और बाकी मार्केट प्लेयर्स भी जो हैं वो न्यू ईयर एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पॉट सेलिंग थोड़ी सी रुकी है। मेरे हिसाब से इस महीने कुछ फ्लो इसमें आना चाहिए, स्पॉट बाइंग होनी चाहिए इस एरिया से अगर मार्केट को ग्रीन करना है। अगर फरवरी को हम देखें तो हमारा हिस्टोरिकली
फरवरी का जो मंथ है वो हमेशा से ग्रीन रहा है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लें, जहन में रख लें कि हमें इन लेवल्स को क्लेम करना है ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए भी हमारी प्रोटेक्शन वॉल जो है वो ये है। उम्मीद करता हूं मैंने आसान अल्फाज में आपको इस साल की प्रिडिक्शन या टेक्निकल फंडामेंटल्स के साथ और इवेंट्स के साथ आपको समझा दी है। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं। और नेक्स्ट मैं आपसे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये बनाऊँ इस बात पे बनाऊंगा कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 15 और 16K के लेवल को, और 12K और 10K के ऊपर मार्केट प्राइस हमारी बिटकॉइन की जाती है, तो हमें कौन से आर्ट्स बाय करने चाहिए, अभी क्यों नहीं करने चाहिए, उसके रीज़न, और कौन से आर्ट्स कॉइन मेरे हिसाब से अभी 60 टू 70 80% तक भी मजीद ड्रॉप होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर होगी। तो मैं कुछ कॉइन्स के ऊपर मैंने खुद ने भी बाइंग करनी है, स्पॉट के अंदर कुछ कॉइन्स रखने हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी कॉइन के बारे में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा।